Hello students, welcome to my PPS e-learning channel. Today we are going to read line by line explanation of lesson 2 of Beehive book of class 9th. There are two stories in this lesson. The first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, and the second part of the story is the Sahnai of Bismillah Khan. In this part of video we are going to learn the first part. We are going to read the first part with the difficult word meaning and explanation. The author of this story is Deborah Cawley. Canada, graduated in English from the University of Western Ontario and moved to Ottawa for a job. डेब्रा कॉर्ली का जन्म जो है इंडिया में हुआ था. शी ग्रू अप इन टोरंटो कनाडा, और वो उनका पालन पोषण जो है टोरंटो कनाडा में हुआ. सी ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के ओंटारियो कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया. देन सी मूव्ड टू ओटावा फॉर अ जॉब. सी वॉज एन ओटावा बेस्ड राइटर एंड अ ब्रॉडकास्टर हु हैड बीन अ सक्सेसफुल राइटर ऑफ हर पीरियड. ये जो है एक ब्रॉडकास्टर थी जो ब्रॉडकास्टिंग करती थी न्यूज़ चैनल पे, और ये बहुत ही सक्सेसफुल राइटर भी थी अपने टाइम में. शी ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वाइल राइटिंग आर्टिकल्स फॉर रीडर्स डाइजेस्ट. रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगज़ीन का नाम है जिसके लिए उन्होंने वर्ल्ड अक्रॉस जो है ट्रैवल किया, और उसमें बहुत सारे आर्टिकल उसके लिए लिखे. हर राइटिंग्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू वेरियस लैंग्वेजेस, और उनकी राइटिंग जो है वो कई सारी भाषाओं में जो है पब्लिश की गई. सी वर्कड फॉर CBC टेलीविज़न इन लंदन एंड इजिप्ट. उन्होंने CBC टेलीविज़न के लिए लंदन में और इजिप्ट में काम किया. इट वॉज ऑल अबाउट द ऑथर. बिफोर रीडिंग द स्टोरी, let's know about the introduction to the title and the theme of the story. Now let us discuss the title. The title itself is very interesting. Here the author says Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. जैसे कि आपको मालूम है इस कहानी का टाइटल क्या है कि एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टाइटल है, जिसमें क्या होता है कि बताया गया कि एवलिन ग्लेनी जो किसी भी साउंड को सुनती हैं विदाउट हेयरिंग इट, बिना सुने हुए. मतलब उनके अंदर क्या है, जो हेयरिंग एक एबिलिटी है वो उससे अनटच्ड है, वो इम्पेयर्ड है, उनको सही सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी साउंड को सुन लेती हैं. नाउ वी ऑल वॉन्डर, वी आर कन्फ्यूज्ड. और हम सभी क्या है इसके लिए बहुत सरप्राइज होंगे, बहुत ही कन्फ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. हाउ कैन यू लिसन टू साउंड व्हेन यू कांट हियर. आप किसी आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, कैसे जो है उसको सुन सकते हैं जब आपके अंदर कोई सुनने की क्षमता ना हो. सो दिस इज़ समथिंग वी विल डिस्कवर. तो इस कहानी में हम कुछ इस तरह से इसमें डिस्कवर करेंगे दैट हाउ एवलिन ग्लेनी वॉज एबल टू लिसन टू साउंड ऑल्दो सी कुडंट हियर. इन दिस स्टोरी समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल given for physically handicapped people. This is a lesson giving inspiration to those who are physically handicapped. In this lesson, the author has shown how handicapped persons are to face trouble and difficulties to their life. Most of them make a compromise with their destiny. इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो अपंग लोग होते हैं, वो कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं अपने जीवन में, और उनमें से कई सारे तो ऐसे होते हैं जो उसे अपना भाग्य समझ करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं. दे एक्सेप्ट दियर हैंडीकैप्ड लाइफ एंड टेक टू बेगिंग और सम अदर लॉलेस एक्टिविटीज़. इनमें से कई ऐसे हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जो इसे अपना भाग्य समझ के, इसे अपना दुर्भाग्य समझ करके वो भीख मांगने लगते हैं. और कभी कभी कुछ लॉलेस एक्टिविटीज़ मीन्स क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो गैर कानूनी है, ऐसे काम में पड़ जाते हैं. But some persons being handicapped do not give to it. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, अपंग हैं, लेकिन वो अपनी उम्मीदों को गिव अप नहीं करते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं. दे फाइट इट हार्ड. वो कठिन परिश्रम करते हैं, उससे लड़ते हैं. एंड राइज देमसेल्फ टू हाई पोजीशन इन लाइफ. और अपने आप को उठा करके एक बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशन पर ले जाते हैं. टू देम हैंडीकैप्ड लाइफ इज़ नॉट अ कर्स बट अ बून. ऐसे लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड लाइफ है, जो अपंग उनका जीवन है, वो एक अभिशाप नहीं है, बल्कि वो क्या है, वरदान है.
The biographical features, The Sound of Music Part 1 reveals the achievement of the multi-percussionist Evelyn Glennie, who overcome her handicap of hearing impairment with great determination and confidence. जो पहला पार्ट है साउंड ऑफ म्यूजिक का, उसमें ऐसे ही कुछ जो है अचीवमेंट्स को रिवील किया गया है ऑफ द मल्टी परकशनिस्ट एवलिन ग्लेनी, जो एक परकशनिस्ट हैं, जो एक म्यूज़िक प्लेयर हैं, और जो चैलेंजेस वो फेस करती हैं, कैसे वो ओवरकम करती हैं, कैसे उन सारी चीज़ों से वो जीतती हैं, अपने जो उनके हियरिंग इम्पेयरमेंट है उससे वो कैसे बाहर आती हैं विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, एक बहुत ही डिटर्मिनेशन, एक बहुत ही संकल्प, एक बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ में, और एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में वो कैसे बाहर आती हैं. द फीचर डिस्क्राइब्स हाउ अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रोन फोर्ब्स एवलिन ग्लेनी फाउंड अ वे आउट ऑफ हर प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग एन एबिलिटी टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और वहाँ पे उनके एक गाइड होते हैं, एक उनके टीचर होते हैं रोन फोर्ब्स, जो उनको जो है ये सिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं, कैसे हम अपनी सेंस की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम किसी म्यूज़िक को या किसी आवाज़ को सेंस कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. लेट्स रीड द स्टोरी. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. बिफोर वी प्रोसीड विद द चैप्टर, लेट्स डिस्कस these following lines which is given under the column before you read. In the first point, it is a spoken word of someone. It is written in inverted comma, in double inverted comma. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Someone has commented this about Evelyn. किसी ने जो एवलिन के लिए कमेंट किया है. He says that although God took away her hearing power, वो यहाँ पे कहता है कि गॉड ने हालांकि उसकी हियरिंग पावर को ले लिया है. She was impaired, वो impaired है, but he gave her an extraordinary thing. लेकिन गॉड ने उसको ब्लेस किया एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ से. दैट वॉज द सेंस ऑफ फीलिंग. ये क्या था उसका सेंस ऑफ फीलिंग, मतलब जो चीज़ हम सुनते हैं उसको वो फील कर लेती है एवलिन. सी कुड फील वेरी डीपली, वो किसी भी चीज़ को बहुत ही डीपली जो है फील कर लेती है. फॉर मोर डीपली दैन द नॉर्मल पीपल, और वो इतना ज़्यादा मतलब वो किसी चीज़ को फील कर सकती है, किसी साउंड को फील कर सकती है मोर देन नॉर्मल पीपल, एक नॉर्मल पीपल से ज़्यादा. एंड दैट इज़ वाई सी वॉज एबल टू एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और शायद यही रीज़न है इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है. सो वेल, बहुत बढ़िया से. सी इज़ वेल नोन मल्टी परकशनिस्ट, और इसीलिए वो एक बहुत ही फेमस जो है मल्टी परकशनिस्ट हैं. सी प्लेस डिफरेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट लाइक जाइलोफोन, ड्रम्स, इस तरह के जो है बहुत सारे जो है म्यूज़िक ऑर्गन्स को वो जो है प्ले कर सकती हैं. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. और अब जो है from here we come to know that the theme of the story and the message we get from the story of Evelyn Glennie is a motivational story. It inspires all of us to overcome our physical disabilities and achieve our dreams and goals just like Evelyn did. तो अभी जब स्टोरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एवलिन ग्लेनी के बारे में जानेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो जो है सक्सेस हुई अपने लाइफ में. सो लेट्स रीड द स्टोरी. चलिए कहानी पढ़ते हैं. रस आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जोसल दैट मीन्स पुश रफली. जब कोई जो है धक्का मुक्की हो तो उसे क्या बोलते हैं, जोसल. सो एंड रस आर दैट मीन्स अ टाइम व्हेन पीपल यूजुअली ट्रैवल. एक ऐसा समय जब लोग जो है अक्सर उस टाइम पे ट्रैवल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रस आर. तो मतलब जो सुबह का समय होता है उस समय जो है ऑफिस गोइंग पीपल, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सभी उसी समय निकलते हैं, तो दैट इज़ नोन एज रस आर. वो क्या होता है कि रश आर होता है, उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं. तो रस आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो इट इज़ द सीन ऑफ अ ट्रेन. ये ट्रेन के प्लेटफॉर्म की सीन है जहाँ पर लोग जो हैं, और ट्रेन क्या है, दैट इज़ अंडरग्राउंड, मतलब वो क्या है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, बिलो द अर्थ, जो अर्थ के मतलब नीचे जो अंडरग्राउंड बनी हुई है प्लेटफॉर्म. तो वहाँ की ये सीन है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं. दे आर पुशिंग ईच अदर. जोसल मीन्स क्या होता है कि दे आर पुशिंग ईच अदर, वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को साइड कर रहे हैं. दे आर एल्बोइंग ईच अदर, एक दूसरे को एल्बो से मीन्स दे आर मेकिंग द वे
टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन में बोर्ड करने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की दे करके लोग चढ़ रहे हैं. And a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. और एक छोटी जो है लड़की 17 साल की, मीन्स देयर इज़ ए स्मॉल थिन गर्ल. स्लाइट मीन्स क्या होता है कि थिन, जो एक मतलब पतली लड़की खड़ी थी. इट इज़ एवलिन. वो कौन है? एवलिन ही है. एंड सी वॉज स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म. वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है. सी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन. ट्रेन को वेट करती है. एंड जस्ट एज सी फील्स द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और ठीक उसी समय उसको जो है ट्रेन की आवाज़ की वाइब्रेशन उसे सुनाई देती है. क्योंकि ट्रेन जब आती है तो इट विसल्स, वो विसल करती है, तो उसकी विसलिंग की जो साउंड है उसका वाइब्रेशन वो फील करती है. वहाँ पे एवलिन को उसके वाइब्रेशन से पता चल जाता है दैट द ट्रेन इज़ अप्रोचिंग, कि जो ट्रेन जो है वो अप्रोच कर रही है. सी फील्स द वाइब्रेशन, उसे वाइब्रेशन फील होता है. सी रियलाइजेज दैट द ट्रेन इज़ अबाउट टू कम. उसको पता चल जाता है कि ट्रेन जो है आने वाली है, क्योंकि उसके जो नर्व्स हैं वो बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं जब कोई साउंड उसे सुनाई देती है. सी मीन्स हर नर्व गेट्स एक्साइटेड. उसके नर्व्स जो है एक्साइट हो जाते हैं, उसको बता देते हैं कि समथिंग मतलब कोई भी चीज़ ऐसे जो साउंड करती है वो अप्रोच कर रही है. Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये क्या होता है उसका जो है, जो वो ट्रेन पे वो जर्नी करने जा रही है, ट्रेन की जो उसकी जर्नी थी, दैट वाज द फर्स्ट डे. वो उसका पहला दिन होता है. सी इज़ गोइंग टू लंदन. वो कहाँ जा रही है? लंदन जा रही है. टू लर्न म्यूज़िक एज सी हैज़ गॉट द एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. क्योंकि उसका एडमिशन कहाँ हुआ है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका एडमिशन हुआ है. इसलिए वो फर्स्ट टाइम जो है जर्नी कर रही है ट्रेन की, और वहाँ पर वो वेट कर रही थी. और राइट नाउ एवलिन क्या है? सी इज़ इन स्कॉटलैंड. वो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है. क्योंकि एवलिन कहाँ बिलोंग करती है? एवलिन बिलोंग करती है स्कॉटलैंड से. एंड स्कॉटलैंड इज़ अ कंट्री इन यूरोप. स्कॉटलैंड कहाँ की कंट्री है? यूरोप की कंट्री है. यूरोप कंटिनेंट में आता है. एंड सी इज़ बोर्डिंग द ट्रेन फॉर स्कॉटलैंड. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. तो डॉन्टिंग मीन्स क्या होता है कि फ्राइटनिंग. तो कोई भी जो मतलब एक फार्म लैंड से आया हुआ है, जो एक ऐसे प्लेस से आया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड प्लेस है, कंट्री साइड है, जिसको अर्बन हम लोग बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि जो एवलिन है उसकी जो लाइफ है वो स्कॉटलैंड, पर्टिकुलर स्कॉटलैंड में नहीं है. इट इज़ मीन्स इट इज़ नॉट इन, मतलब स्कॉटलैंड में है लेकिन वो एकदम एक कोई अर्बन प्लेस में नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक रूरल प्लेस से बिलोंग करती है. वेयर एज स्कॉटलैंड हैज़ फार्म्स एंड कंट्री साइड. क्योंकि स्कॉटलैंड में क्या होते हैं? फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, और वो कंट्री साइड है. और लंदन जो है, लंदन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट लाइफ होती है. वो जो है काफ़ी अर्बन एरिया है. तो वो लंदन से बिलोंग नहीं करती, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती, जहाँ पे क्या है, फार्म्स हैं. तो वो ऐसे कोई भी बच्चे जो रूरल एरिया से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा वो फ्राइटनिंग होगा ट्रैवल करना. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन जो है यहाँ पर सी वॉज एक्साइटेड. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज सी इज़ डूइंग समथिंग दैट सी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ. क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिसके लिए वो हमेशा स्वप्न देखा करती थी. सी इज़ गोइंग टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक टू लर्न म्यूजिक. क्योंकि वो कहाँ जा रही है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही है टू लर्न म्यूजिक सीखने के लिए. तो ये जो एस्पायरिंग, उसके लिए जो एक बहुत ही डिज़ायरिंग, जिसको वो बहुत ही उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, बहुत ही इच्छा थी म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन बनने की, फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. वो कोई इससे बड़ा भी चैलेंज जो है फेस कर सकती थी. सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. क्योंकि वो क्या थी? एक्सट्रीमली डेफ थी. वो पूरी तरह से जो है उसको सुनाई नहीं देता था. सी वॉज एक्सट्रीमली डेफ. वो डेफ थी, बहरी थी, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था. तो वो इससे बड़ा, क्योंकि जो चैलेंज है उसकी लाइफ में, वो उसके बहरेपन से बड़ा कोई चैलेंज नहीं हो सकता है. तो उसका बहरापन क्या है कि बहुत बड़ा चैलेंज था, उससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं हो सकता है. और इसीलिए वो मतलब जो उसकी इच्छा थी, उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया था. और वो मानती थी कि जो है उसके बहरेपन से बड़ा चैलेंज नहीं है. मतलब ट्रेन पे जर्नी करना और वहाँ पे म्यूज़िक एकेडमी में जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है उसके लिए. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल
Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो ये जो है कोई भी स्कॉटिश फॉर्म से जो बिलोंग करता है, क्योंकि वो 17 ईयर्स की थी और सी वॉज अ टीनेजर, सी इज़ फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि वो जो है वहाँ स्कॉटलैंड से वो अकेली आई हुई थी. एज एलियन इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड. और जो क्या है कि वेयर वर द मोर फॉर्म्स, जो कंट्री साइड है, फॉर्म्स थे, खेत थे वहाँ पर, और जिसने जो है सिटी की जो है फास्ट लाइफ को नहीं देखा था, तो दैट्स वाई सी वॉज नर्वस. लेकिन वो ये मानती थी कि उसके जो है इस जो उसके अंदर इनकैपेबिलिटी है, जो इनएबिलिटी है हियरिंग की, उससे बड़ा चैलेंज कुछ भी नहीं हो सकता. इसलिए जो है वहाँ पर वो जर्नी के लिए स्टार्ट थी. लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong. Then the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग. एवलिन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग है, जो उनकी जो है ये हियरिंग जो इनकैपेबिलिटी है, जो इनएबिलिटी है, वो क्या हुई, वो धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं था कि फ्रॉम बर्थ जो है, सिंस बर्थ वो जो है डेफ थी, ऐसा नहीं था. ये क्या हुआ, उनके लाइफ में धीरे धीरे आया. वो जो है एक बैग में, मतलब जन्म से ही जो है वो बहरी नहीं थी, बल्कि ये चैलेंज जो है उनके लाइफ में जो आया वो धीरे धीरे आया. वन डे जो है हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. एक दिन जो है उनकी माँ को बहुत अच्छे से याद है, और जब जो है एवलिन ग्लेनी जो है व्हेन सी वॉज learning to play the piano, she says that Evelyn was waiting for her turn to play the piano. वो जो है पियानो प्ले करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और तभी जो है उसने जो है जैसे ही उसका नाम बुलाया गया, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव. और तभी वहाँ पर उसका नाम बुलाया गया पियानो के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं की. आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड. और तभी जो है इनको रियलाइज़ हुआ कि जो है इन्होंने, मतलब एवलिन जो है सुन नहीं पाई. सेज इज़ इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी दैट्स द नेम ऑफ हर मदर, ये उनके माँ का नाम है. तो इसाबेल ग्लेनी जो है वो, उनको समझ में आ जाता है कि वो जो है जो उसको बुलाया गया प्ले करने के लिए, वो सुन नहीं पाई. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और कुछ समय तक तो जो है फॉर क्वाइट अ वाइल, मतलब कुछ समय तक जो है, ज़्यादातर समय तक तो एवलिन ने मैनेज किया टू कॉन्सील. कॉन्सील मीन्स क्या होता है, हाइड करना. सी कॉन्सील, उन्होंने कॉन्सील किया हर ग्रोइंग डेफनेस, अपनी बहरेपन को जो है, जो उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था, उसको छुपाने की कोशिश की फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से और टीचर से. बट बाई द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेट्यूरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और बट बाई द टाइम, लेकिन समय जो है ग्रेजुअली जैसे समय बीतता गया, व्हेन सी वॉज 11, जब वो 11 ईयर्स की हो गई, मतलब 8 ईयर्स से जब वो 11 ईयर्स की हो गई, तब जो है उसके मार्क्स जो है डेट्यूरेट होने लगे, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डिग्रेड होने लगी, उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ होने लगी. तो उनकी हेड मिस्ट्रेस ने, उनके प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स से कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएँ, जो मतलब ईयर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास उसको ले जाएँ. तो यहाँ पे क्या, जब उसके मार्क्स जो है वर्स होने लगे, जब उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी, तब जो है प्रिंसिपल ने जो है उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाने को कहा. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और तभी वहाँ पर जब वो स्पेशलिस्ट के पास ले गए, तब वहाँ पता चला कि जो उसकी जो एक ये हियरिंग इम्पेयर्डनेस है, जो उसकी जो है हियरिंग की इनकैपेबिलिटी है, वो एक उसमें जो है धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जो नर्व्स थी, जो उसके ईयर की जो नर्व्स थी, वो क्या हो चुकी हैं, पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं. उसमें जो है जो नर्व सेल्स हैं, जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने ये पाया कि एवलिन जो है सी हैड लॉस्ट द सेंस ऑफ हियरिंग. उसने पाया कि जो है इनको जो है सेंस ऑफ हियरिंग बिल्कुल लॉस हो चुका है. दे वर एडवाइज्ड दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. और फिर उनको सलाह दिया गया, उनको वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पे कुछ जो है हियरिंग एड्स आते हैं. हियरिंग एड्स जो है उसके एक मतलब इक्विपमेंट है जो उसके ईयर में फ़िट कर दिया जाएगा, एंड दैट विल हेल्प ग्लेनी टू हियर समथिंग इन द स्कूल. जो उसको जो है किसी मतलब स्कूल में या घर में कहीं भी जो है उसको सुनने में उसकी हेल्प करेगा. दैट वुड बी अ काइंड ऑफ हियरिंग एड्स. वो एक हियरिंग एड्स है जो उसको हेल्प करेगा किसी भी चीज़ को सुनने के लिए. तो
मीन्स द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड कि एवलिन को जो है स्कूल भेजना चाहिए, और वो कैसे स्कूल, डेफ चिल्ड्रन, जहाँ पे डेफ बच्चे होते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उस स्कूल में भेजने के लिए उसने सजेशन दिया। और उसने कहा कि कुछ हियरिंग ऐड को जो है उसके ईयर में फिट कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से जो है सुन पाएगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन तभी वहाँ शेयर करती हैं कि उसके लाइफ में सब कुछ क्या हो जाता है, ऐसे एकदम ब्लैक सा हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ भी जो है उसको समझ में नहीं आता है, जो भी एक उसकी एम्बिशन होती है लाइफ की, दैट टर्न्ड ब्लैक, वो ब्लैक हो जाती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो है, जो उसकी डिज़ायर थी, जो उसकी इच्छा थी करने की, वो उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने ये डिटरमाइन किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ को परस्यू करेगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अब जो उसका एक म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसको वो फॉलो करेगी, उसको बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, वो सी विल नॉट गिव अप, वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगी, सी विल कंटिन्यू। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it. एक दिन जो है उसने देखा कि उसने नोटिस किया कि एक छोटी सी कोई लड़की जो है, सी वॉज प्लेइंग अ जाइलोफोन, वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी। जाइलोफोन मीनिंग इज गिवन इन द बुक, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। सो दैट गर्ल वॉज प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना सीखेगी, वो भी इसको प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रोन फोप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि वो नहीं सीख सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक लिसनिंग जो है एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन बट परकशनिस्ट रोन फोप्स, लेकिन वहाँ पे एक परकशनिस्ट थे रोन फोप्स, ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने इसके पोटेंशियल को देखा। परकशनिस्ट में क्या होता है कि अ पर्सन हु प्ले ड्रम्स, जो ड्रम को प्ले करता हो, तो या जो है एक म्यूज़िक प्लेयर जो कोई भी जो है म्यूज़िक ऑर्गन को प्ले करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, परकशनिस्ट। तो उन्होंने देखा कि जो है एवलिन कितनी ज़्यादा पैशनेट है, कितनी ज़्यादा वो विलिंग है चीज़ों को लर्न करने में। तो उन्होंने जब देखा कि सी हैज़ अ डीप इंटरेस्ट टू लर्न द म्यूज़िक, देन ही वॉज एग्री टू टीच हर, उसको एकदम सिखाने के लिए उन्होंने जो है वो रेडी हो गए। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने क्या किया कि दो बड़े बड़े ड्रम्स को जो है, दो बड़े बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स उन्होंने लिया और उसकी डिफरेंट ट्यून निकाली। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उन्होंने कहा कि जो है इसको अपने कान से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको कुछ और तरीके से इसको सेंस करो, इसको फील करो कि मतलब कुछ और तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन ये बताती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जब टीचर ने ऐसा बोला, वहाँ पे रोन फोप्स ने, जो परकशनिस्ट है, उन्होंने जब ऐसा कहा, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, देन सी फेल्ट, तभी उसने महसूस किया कि जो है जो हायर ड्रम है, जो थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ ड्रम है, वो वेस्ट के ऊपर उसकी जो है कुछ सेंसेशन, जो साउंड की फीलिंग है, वो वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर उसको वो फील होता है, और मीन्स टू द लोअर ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नीचे उसको जो है जो लोअर ड्रम रखे हैं उसकी आवाज़ उसको फील होती है। तो जो आवाज़ का जो एक वाइब्रेशन है वो उसको फील होता है एवलिन को, कि जो हायर ड्रम्स लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ड्रम्स अटैच होते हैं, बड़े छोटे, और जैसे बीट किया जाता है तो जो बड़े ऊंचे पे है, जो काफ़ी ऊंचाई पे ड्रम्स जो अटैच्ड हैं, जो वहाँ पर एक जो है उसमें सीरीज़ में रखे गए हैं, तो उसकी जो आवाज़ थी वो वेस्ट के अप साइड में उसका वाइब्रेशन जा रहा था, और जो छोटे जो लोअर ड्रम्स थे, जो नीचे ड्रम्स जो है अरेंज किए गए थे, उसकी आवाज़ जो है वेस्ट के नीचे फील हो रही थी। तो सी फेल्ट लाइक दैट, उसने जो है एवलिन ने इस तरह से फील किया। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोप्स ने एक्सरसाइज को फिर से रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और इस तरह से जब फोप्स ने फिर से रिपीट की एक्सरसाइज को, तो एवलिन ने जो है यहाँ पर पाया कि उसको कुछ इस तरह के डिफरेंट नोट्स जो है उसके बॉडी में, उसकी फीलिंग, उसके सेंस जो है उसको पता चल रहे हैं। तो सी फेल्ट कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे सेंसेशन, ऐसे जो है साउंड का जो वाइब्रेशन है उसको जो है फील हो रहा है। I had learnt to open my mind and body to sounds and vibration। और यहाँ पर एवलिन कहती हैं कि उन्होंने ये सीख लिया था कि कैसे उनको अपने दिमाग को ओपन करना है, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और बॉडी को किस तरह से साउंड और वाइब्रेशन के लिए उनको किस तरह से अपने आप को ओपन करना है, कैसे उसे फील करना है। सी हैड लर्नड दिस थिंग, उन्होंने इस चीज़ को सीख लिया था।
द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो चीज़ बाकी है, जो भी बची हुई है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है हार्ड वर्क, एक जो है कठिन परिश्रम, और जो है डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प। तो अब जो है सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है और सिर्फ हार्डवर्क की ज़रूरत है। एंड विद दैट सी वुड बी अ फेमस म्यूजिशियन। एक इसके साथ में ही वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हो जाएगी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। और फिर उसके बाद उसने जो है, जब एवलिन जो है इस हर्डल से ओवरकम हुई, सी स्टार्टेड सेंसिंग द डिफरेंट साउंड्स थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। सी प्रोग्रेस्ड इन हर करियर। और जब उन्होंने जो है इस तरह से फील कर लिया, तभी उनको एक क्लियर हो गया, एंड दिस वे सी हैड प्रोग्रेस्ड इन हर करियर। अपने करियर में वो प्रोग्रेस की। सी toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. So youth means क्या होता है, young people, and toured means क्या होता है कि excursion, उन्होंने टूर किया। तो यहाँ पे क्या हो कि जब एवलिन ग्लेनी जो है वो टूर की, द यूनाइटेड किंगडम यूके गई, एंड परफॉर्म्ड विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, और यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने परफॉर्म किया। तब जो है एवलिन जो है सी वॉज एट 16, वो 16 साल की हो गई थी। एंड सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर करियर। और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब म्यूजिक ही उसका करियर है, म्यूजिक ही उसकी लाइफ है। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड one of the highest marks in the history of the academy. और ऑडिशन मीन्स क्या होता है कि गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस। जब आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिशन, या टेस्टिंग परफॉर्मेंस, एक टेस्टिंग परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं। तो एक उसने ऑडिशन दिया, एक परीक्षा दी वहाँ पर, सो दैट द डायरेक्टर को डिसाइड वेदर सी वॉज गुड और नॉट। जिससे वहाँ जो डायरेक्टर हैं उसके जो है जो रॉयल एकेडमी के डायरेक्टर हैं वो डिसाइड कर सके कि वो सही है कि नहीं सही है। तो एवलिन गेव एन ऑडिशन। एवलिन ने क्या किया, ऑडिशन दिया फॉर द एडमिशन टू द रॉयल एकेडमी, कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका एडमिशन हो सके। तो वहाँ उसने एक ऑडिशन दिया। एंड सी मीन्स हर स्कोर वॉज द हाइस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और जो उसने स्कोर जो उसको मिला वो क्या था, उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाइस्ट स्कोर था। नो अदर पर्सन हैड स्कोर्ड सच हाई स्कोर एज एवलिन डिड। इतना जो है किसी का स्कोर नहीं मिला था जितना एवलिन का वहाँ पे आया था, इतना किसी का भी स्कोर वहाँ पे नहीं था। मतलब सी हैड क्रिएटेड अ हिस्ट्री देयर। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। सोलो मीन्स क्या होता है कि जब आप एक सिंगल परफॉर्मेंस देते हैं, टू परफॉर्म सिंगल और अलोन, जब आप अकेले कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं सोलो परफॉर्मेंस। तो ऑर्केस्ट्रल वर्क क्या होता है कि जब आप ग्रुप परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मिंग इन अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, वहाँ पे म्यूजिशियंस होते हैं, अलग अलग जो है म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, मतलब म्यूजिक ऑर्गन प्लेयर्स होते हैं। तो उनके साथ में जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्केस्ट्रल वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्केस्ट्रल वर्क के लिए जब मतलब इनिशियली जब एवलिन ने परफॉर्म किया, सो सी परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप, उन्होंने जो है ग्रुप में परफॉर्म किया। एंड सी गॉट वेल इन हर म्यूजिक, और वो काफ़ी ज़्यादा उसने इंप्रूवमेंट लाया अपने म्यूजिक में। एज सी गॉट कॉन्फिडेंट सी स्टार्टेड परफॉर्मिंग अलोन। और जैसे जैसे पहले वो मतलब पहले क्या हुआ, ग्रुप में परफॉर्म की, और जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंट होती गई, देन सी स्टार्टेड परफॉर्मिंग अलोन। फिर उसने जो है अकेले परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसने अकेले करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। So she had achieved all the top awards by the time she had completed her 3-year course. तो जैसे ही उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना 3 years ऑफ कोर्स, जो उसका 3 years का कोर्स था, जैसे उसने उसे कंप्लीट किया, सो सी हैड अचीव्ड ऑल द टॉप अवार्ड्स। जो एक टॉप अवार्ड्स होते हैं उसने सारे जो है वो टॉप अवार्ड्स जो है अचीव किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और अगर कोई ये कहता है कि एवलिन हैज़ डन समथिंग ग्रेट, मतलब अगर वो कोई ये कहता है कि एवलिन ने तो बहुत महान काम किया, तो सी डज नॉट एक्नॉलेज दैट। तो उसको कभी भी एक्सेप्ट करती ही नहीं थी कि उसने बहुत ही हीरोइक डीड किया है। तो मतलब एंड फॉर ऑल दिस, उसने जो भी इसको ये अवार्ड्स मिले, एवलिन ने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि जो है ये हीरोइक अचीवमेंट उसके लिए रहा, या जो है उसने ये एक्नॉलेज किया कि सी वॉज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, या ऐसा वो माने कि वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही रियलिस्टिक है, जो भी अचीव कर लिया दैट्स एनफ, वही है। तो ऐसा कुछ नहीं था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एवलिन का ये मानना था, वो ये ऐसा कहती थी कि जो है अगर आपको पता है कि आपको कर मीन्स इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब पहला क्या था कि इफ़ यू वर्क हार्ड, तो वो बिलीव करती थी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ में। पहला तो ये था कि हार्ड वर्क, एंड दूसरा क्या था, एम। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, तो वेयर यू आर गोइंग दैट्स अ एम। वो क्या है कि लक्ष्य है, एक टारगेट है।
तो यहाँ पे एवलिन कहती हैं कि अगर आपको मालूम है कि कैसे कठिन परिश्रम किया जाता है, और दूसरा क्या मालूम है, आपको अपना एम मालूम है, आपको अपना लक्ष्य मालूम है कि आप किधर जा रहे हैं, आपको जाना कहाँ है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, यू विल अचीव सक्सेस। तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और निश्चित रूप से आप अपना गोल को अचीव कर लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और इस तरह से जो यहाँ पे मोस्ट सॉट आफ्टर मीन्स क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर, सी वॉज इन डिमांड। तो इस तरह से क्या हुआ कि एवलिन ने जो है अचीव किया अपने गोल को, एंड सी वर्कड हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, एंड सी हैड एन एम, उसका जो लक्ष्य था उसको उसने जो है टू बिकम द टॉप मोस्ट, वो टॉप मोस्ट बनी, है ना। सी गॉट राइट टू द टॉप, मतलब वो टॉप मोस्ट परफॉर्मर बनी। द मोस्ट फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। द मोस्ट सॉट आफ्टर म्यूजिशियन, और बहुत ही पॉपुलर, सॉट आफ्टर म्यूजिशियन मीन्स क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन बनी ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की। एंड सी डिड दैट, और यही उसका लक्ष्य था और उसने उसको प्राप्त किया। सी गेंड मास्टरी ऑफ ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसने जो है एक मास्टरी उसको हासिल हुई अबाउट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, कि 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले कर सकती है। शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मल्टी परकशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से वो जो है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस मल्टी परकशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनी। सी हैज़ अ वेरी बिजी शेड्यूल, उसका बहुत ही शेड्यूल बिजी रहता था। सी हैज़ प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स और कंसर्ट्स किया करती थी, लाइव कंसर्ट्स किया करती थी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जो है संसार में। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और ये क्या था कि इंट्रीग्यूइंग मीन्स क्या होता है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। सो व्हेन यू वॉच एवलिन वर्क और परफॉर्म, अगर आप देखते हैं कि जो एवलिन का वर्क है, जो काम है, उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो सो एफर्टलेसली ऑल्दो सी कैन नॉट हियर, तो भले ही मतलब उस एफर्टलेसली आपको लगे सी कैन नॉट हियर, लेकिन वो मतलब कि वो सुन नहीं सकती इन चीज़ों को। यू गेट वेरी क्यूरियस बिकॉज एवलिन कैन आइडेंटिफाई द स्लाइटेस्ट, द माइन्यूटेस्ट साउंड मेड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे क्या होती है कि आपको लगेगा कि जो है वो सुन नहीं सकती है और वो उन चीज़ों को जो है समझ नहीं सकती है, लेकिन क्या होगा कि एवलिन जो है वो मतलब छोटी जो है कोई साउंड हो, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है तो सी कैन रिकॉग्नाइज, सी कैन फील दैट, उसको फील कर सकती थी। इट मीन्स क्या, उसका सेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था हियरिंग को लेकर के। एंड सी वॉज वेरी क्यूरियस, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी, और दैट वॉज द रिजल्ट, और यही उसका जो है परिणाम था। इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और लगभग 2 जो है, अब यहाँ पे किसकी लाइन है, इन आर 2 hour डिस्कशन, मतलब किसके बीच में डिस्कशन हुआ, द राइटर डेब्रो कॉली के बीच में, दोनों के बीच में जो है डिस्कशन हुआ, दोनों के बीच में जो है एक इंटरव्यू हो रहा है, जहाँ पर वो जो है, क्योंकि डेब्रो कॉली क्या थी, वो आपको मालूम है कि वो एक रिपोर्टर थी जो एक न्यूज़ चैनल में काम करती थी वो। तो इस तरह से जो डेब्रो कॉली जो इंटरव्यू ले रही थी, तो उसमें जो है लगभग 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ, और डेब्रो ने जो है जो भी बात एवलिन से की, एवलिन हैड नॉट मिस्ड अ सिंगल वर्ड दैट सी स्पोक, जो भी मतलब वो बोलती थी उसका एक वर्ड भी वो भूली नहीं थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। और एवलिन यहाँ पे कहती हैं कि जो है मतलब ऐसे आदमी जिनकी क्या होती हैं, काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी जो है बियर्ड्स होती हैं, बियर्ड्स मीन्स क्या होता है, दाढ़ी जो रखते हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करती, काफ़ी उनको ख़राब लगती है। वाई डू दे गिव हर ट्रबल, और पता नहीं क्यों लोग उसको ट्रबल देते हैं, बिकॉज व्हेन दे स्पीक, क्योंकि जब कभी ऐसे लोग बोलते हैं, अब आपको लगेगा कि जो लंबी दाढ़ी के लोग हैं, जो काफ़ी दाढ़ी रखते हैं, तो उसको ट्रबल क्या देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो दाढ़ी रखते हैं तो उसमें ट्रबल क्या होता है एवलिन को, बिकॉज सी कैन नॉट सी देयर लिप्स मूवमेंट एज देयर लिप्स आर कवर्ड विद द बुशी बियर्ड्स, क्योंकि जो लोग दाढ़ी रखते हैं उनकी जो है लिप्स जो है वो बुशी एकदम जो है, जो मुस्टैश होती है, जो बियर्ड होती है, उससे एकदम कवर हो जाता है उनका लिप्स और दिखाई नहीं देता, तो इसी वजह से वो साउंड को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा सकती, मूवमेंट को नहीं देख पाती, और इसीलिए उसको जो है बहुत ज़्यादा ट्रबलसम लगते हैं ऐसे लोग जो दाढ़ी रखते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग हर लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली हर आइज़। सो सी लाफ्ड एट दिस सेंटेंस, वो इस सेंटेंस पे क्या करती है, लाफ करती है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग
और ये सिर्फ लिप्स नहीं होता, इट इज़ अ होल फेस, क्योंकि उसको पूरा जो है फेस देखना होता है। इट नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। क्योंकि एवलिन यहाँ पे ये कहती हैं कि सी डज़ नॉट ओनली सी द लिप्स मूवमेंट, खाली वो लिप्स के मूवमेंट को नहीं देखती हैं, ऑफ द पर्सनस फेस, किसी भी पर्सन के फेस का, टू मेक आउट दैट व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग, कि कोई आदमी क्या बोल रहा है, सिर्फ उसी को नहीं देखती हैं, बल्कि वो क्या करती हैं, सी मेक आउट व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग, बल्कि वो ये देखती हैं कि आदमी बोल क्या रहा है। सी सीज द होल एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, वो पूरे एंटायर फेस का एक्सप्रेशन देखती है कि वो स्पीकर जो है क्या बोल रहा है, उसके जो है जेस्चर क्या है बोलते समय, या इंटोनेशन ऑफ द साउंड क्या है, तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं। एवलिन आइडेंटिफाई और दैट द पर्सन इज सेइंग, मतलब क्या पर्सन जो है बोल रहा है उसको पूरा आइडेंटिफाई करती हैं, टू रीड द फेस एक्सप्रेशन को रीड करके। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। फ्लॉलेसली मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी फॉल्ट और विदाउट एनी मिस्टेक। और लिल्ट क्या है, दैट्स अ एक्सेंट, एक जो है बोलने का जो एक्सेंट है, जो एक प्रोनाउंसिएशन का एक एक्सेंट है, तो उसको वो ऑब्जर्व करती हैं, उसको वो देखती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि राइटर बताती हैं कि एवलिन की जो स्पीच है वो बिल्कुल फ्लॉलेस होती है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती है। एंड सी हैज़ ए स्कॉटिश एक्सेंट, और जो उसका एक्सेंट है, जिस तरह से उसकी जो आवाज़ है, जो वो बोलती है, बोलने की जो आर्ट है, उसके अंदर कैसा एक्सेंट है, स्कॉटिश एक्सेंट जो है, स्कॉटिश एक्सेंट में जो है एवलिन बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11 सी सेज। और एवलिन यहाँ पे बताती हैं कि जो है जो दैट सी कैन स्पीक क्लियरली, जो एकदम साफ वो बोल लेती हैं, बिकॉज सी हैड लर्न द लैंग्वेज, क्योंकि ये भाषा उन्होंने सीखी है, ये भाषा उन्होंने सीखी थी कैसे उनको बोलना है, तो इसलिए वो एकदम बिल्कुल फ्लॉलेस बोलती हैं, उसमें कोई जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। सी स्टडी टिल द एज ऑफ 11, और उन्होंने 11 की एज तक इस लैंग्वेज को सीखा। टिल द टाइम सी कुड हेयर, और तब तक ये जो है सुन सकती थी, तब इनके अंदर जो है जो एक ये हियरिंग इनएबिलिटी आ गई है, वो उस समय तक नहीं थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन जो है जब वो डेफ हो गई एवलिन, जो है जब वो बहरी हो गई, तो सी हैड लर्न 2 न्यू लैंग्वेजेस। वहाँ पे जो है एवलिन ने 2 लैंग्वेज और सीखी। उन्होंने क्या क्या सीखा, फ्रेंच, सी हैज़ लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज़। वहाँ पे उसने फ्रेंच सीखा और बेसिक जापानीज़ सीखा। तो मतलब कोई भी वॉन्डर हो सकता है, कोई भी देख सकता है कि इतनी ज़्यादा जो है डिसेबिलिटी है, सी कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ डेफनेस, सी हैज़ लर्न 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पे उन्होंने 2 लैंग्वेज सीखा, दैट वॉज फ्रेंच एंड जापानीज़। पैराग्राफ 7, एज फॉर म्यूजिक, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. तो यहाँ पे tingles मीन्स क्या होता है कि दैट्स कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। जैसे क्या होता है कि चींटी जो है काट लेती है, तो एक जो है वहाँ पे स्टिंगिंग सेंसेशन जो है बॉडी में क्रिएट होता है। तो उसी तरह से जो है एज फॉर म्यूजिक, एकदम सेम जो है यहाँ म्यूजिक को लेकर के वो बताती हैं एवलिन की जो है हाउ डज सी फील, कैसा वो फील करती हैं, कैसे वो म्यूज़िक को आइडेंटिफाई करती हैं। सी क्रिएट सेंसेशन इन हर स्किन, क्योंकि जो म्यूज़िक है वो क्या करता है, दैट क्रिएट सेंसेशन इन हर स्किन। म्यूज़िक जो है उनके स्किन में जो है सेंसेशन क्रिएट करता है। इन हर चीक बोन्स, उनके चीक बोन्स में जो है सेंसेशन क्रिएट होता है। इवन इन हर हेयर, और यहाँ तक कि उनका हेयर भी इसको जो है सेंस करता है। सो एवरी पार्ट, मतलब ये हम कह सकते हैं कि एवरी पार्ट ऑफ एवलिन्स बॉडी रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, मतलब एवलिन का जो है हर एक पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो म्यूजिक को रिस्पॉन्स करता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वो जाइलोफोन को प्ले करती हैं तो सी यूजेज स्टिक, उस समय वो स्टिक का यूज करती हैं। सी कैन सेंस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द जाइलोफोन पास थ्रू द स्टिक्स। तो जो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है जब वो जाइलोफोन को जो है प्ले करती हैं, तो उसकी स्टिक पर जो है, जो उनके फिंगर टिप्स हैं, वहाँ पर वो उस म्यूजिक को वो फील करती हैं कि उस मतलब जो वो प्रेस कर रही हैं, वहाँ पर जो बटन वो स्टिक से वो प्ले कर रही हैं, उसमें क्या वाइब्रेशन हो रहा है, किस तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको फील कर सकती हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है हियरिंग सेंस उसमें डेवलप हो गया था। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेजोनेंसेस मीन्स क्या होता है कि दैट्स अ इकोज ऑफ साउंड। आपने जो है क्लास 9th में ही साउंड एक चैप्टर है, और वहाँ पे इको जो होता है, साउंड का जो इको करता है, जो काफ़ी उसमें एक गूंज होती है, तो उसके थ्रू जो है वो फील कर लेती हैं। तो एवलिन यहाँ पर क्या होता है, जब वो ड्रम प्ले करती हैं
तो सी लीन्स टूवर्ड्स द ड्रम, वो ड्रम की तरफ झुकी हुई रहती हैं, एंड सी कैन फील्स द इको फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जो ड्रम बीट करने पर जो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है उसका वाइब्रेशन, उसका जो एक सेंस होता है, सी कैन फील इनटू हर बॉडी, वो अपने बॉडी में इसको फील कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब कभी क्या होता है, एवलिन जो है परफॉर्म करती हैं, सी परफॉर्म्स ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, तो वो जब परफॉर्म करती हैं तो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं, एंड सी रिमूव्स हर शूज़, और वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो जो है अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, सो दैट सी कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पर जो प्ले हो रहे हैं उसको वो फील कर सकें। तो इस वजह से जो है वहाँ पर वो बेयर फीट जो है वहाँ पर खड़ी होती हैं। दैट इज़ हाउ सी कैन फील द साउंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस तरह से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को फील करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year award। और यहाँ पे एवलिन क्या होता है, सी इज़ डिलाइट टू हियर, वो उनको सुनना बहुत पसंद होता है। सी गिव्स वेरी गुड सोलो परफॉर्मेंसेज, क्योंकि वो बहुत अच्छी सोलो परफॉर्मेंसेज देती हैं और अपने ऑडियंस को खुश करती हैं। इन द ईयर 1991, और 1991 के ईयर में जो है सी वॉज प्रेजेंटेड विद दिस अवार्ड, उनको जो है एक अवार्ड मिला जिसका नाम क्या है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट। एक सोलोइस्ट मीन्स क्या होता है कि जो सिंगल वो गाना गाती हैं, इसके लिए उनको सोलोइस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है उनको इस ईयर का अवार्ड मिला फॉर परफॉर्मिंग सोलो, जो वो सोलो परफॉर्म करती हैं। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels for more deeply than any of us, that is why she expresses music so beautifully। यही लाइन आपको जो है इस स्टोरी के पहले ही, ठीक पहले आपको मिली थी। तो इसको किसने जो है कमेंट किया था, जेम्स ब्लेड्स ने। तो आपने जो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में वहाँ रीड किया था, वो जो है जेम्स ब्लेड्स का एक कमेंट है जो हम लोगों ने स्टोरी के बिगिनिंग में रीड किया था। तो नाउ जेम्स ब्लेड्स जो कि क्या है, मास्टर परकशनिस्ट हैं, जो एक मैस्ट्रो हैं, एंड हिज वर्ड्स वर द वंस दैट वी रेड बिफोर वी स्टार्टेड, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर रीडिंग के पहले ही। तो जेम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि गॉड ने तो एवलिन की जो हेयरिंग एबिलिटी है उसको उन्होंने ले लिया, बट इन रिटर्न, लेकिन उसके बदले ने गॉड ने जो दिया, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सेंसिंग साउंड्स। वो क्या है कि सी हैड अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सेंसिंग साउंड्स, की साउंड को सेंस करने का उसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत जो है एक शक्ति है एवलिन के अंदर, विच इनेबल्ड हर टू बिकम अ ग्रेट म्यूजिशियन, और जिसकी वजह से वो एक बहुत ही महान म्यूजिशियन बन सकती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, और एवलिन जो है यहाँ पे कन्फेस करती हैं, वो ये मानती हैं कि सी इज़ वर्कaholic। वर्कaholic मीन्स क्या होता है कि जो अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो अपने आप को पाता है कि वो कभी काम से वो रुक ही नहीं सकता, उसको काम करना बहुत पसंद है। तो एवलिन क्या है कि सी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सी डज़ नॉट स्टॉप वर्किंग, वो कभी काम से पीछा ही नहीं छुड़ाना चाहती, वो हमेशा काम करना चाहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, और नाउ टू बी एट पर विद दोज पीपल हु कैन हियर, जो सुन सकते हैं, हु आर क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन है। एवलिन वर्क्स वेरी हार्ड, और एवलिन जो है जो क्लासिकल म्यूजिशियन जैसा काम करते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, इनको यहाँ पर एक काम मिला है, ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्योंकि जो है जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं वो काफ़ी जो है हार्ड वर्क करते हैं, तो ये उनके लिए क्या है, काफ़ी टफ जो है जॉब है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है, एवलिन सेज दैट द रिवॉर्ड्स ही गेट्स फॉर हर हार्ड वर्क दैट इज़ ह्यूज एंड बिग, जो उनको इस काम के बदले में जो उनको अवार्ड्स मिलते हैं, जो उनको सम्मान मिलता है, वो कहीं जो है कई गुना जो है इससे बड़ा और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और जैसे कि वो कई जगह कंसर्ट्स करती हैं, तो सी डज़ ऑल्सो चैरिटी वर्क, वो चैरिटी वर्क भी करती हैं। वो कहाँ जाती हैं अपने कंसर्ट्स को, जहाँ पे हॉस्पिटल्स, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, प्रिजन्स में जहाँ पे बहुत सारे जो है प्रिजनर्स हैं, मतलब कैदी हैं जिनको कैप्टिवेट किया गया है, तो ये दैट्स अ वर्क ऑफ चैरिटी, कुछ चैरिटी का भी वर्क करती हैं। हॉस्पिटल में जाती हैं पेशेंट्स के लिए, वहाँ पर म्यूज़िक प्ले करती हैं, और प्रिजन में जा कर के जो वहाँ पे जो कैप्टिवेट किए गए हैं, जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके लिए गाती हैं। सी ऑल्सो मीन्स
and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is signing inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. तो इस तरह से क्या है कि मीन्स सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो क्या करती हैं जो यंग म्यूजिशियन है उनकी भी क्लासेस वो लेती हैं, मतलब सी ऑल्सो टेक्स फॉर यंग म्यूजिशियन, वो यंग म्यूजिशियन की क्लास लेती हैं फॉर दोज चिल्ड्रन हु वांट टू लर्न म्यूजिक, ऐसे बच्चे जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं. और एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड, और यहाँ पे क्या होता है कि एवलिन जो है वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि वो बहुत ही आइडियल वर्क करती हैं. सी बिलोंग्स टू द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन. एक जो है वो एन रिचलिन जो है, एक एन रिचलिन है जो एक बेथोवन फंड जो है वो चलाती हैं फॉर द डेफ चिल्ड्रन के लिए. सेज दैट एवलिन यहाँ पर बताती हैं एंड इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर दो चिल्ड्रन हु कांट हियर. ये उन बच्चों के लिए एवलिन जो है वहाँ पे इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा की स्रोत है उन सारे जो डेफ बच्चे हैं. एंड व्हेन दे गेट टू नो एवलिन्स स्टोरी, और जब उनको एवलिन्स की कहानी पता चलेगी, दे फील दैट दे कैन अकम्प्लिश एवरीथिंग, तब वो उनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रेरणा मिलेगी और वो ये फील कर पाएंगे कि जैसे एवलिन जो है अपने लाइफ में उन्होंने इतना कुछ गेन किया उसी ढंग से वो भी जो है गेन कर सकते हैं. दे कैन फुलफिल ऑल देयर ड्रीम्स, और इस तरह से वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है? अचीव्ड. एवलिन ग्लेनी ने जो है वो सब कुछ अचीव किया, सो मच इन लाइफ, अपने लाइफ में उन्होंने सब कुछ अचीव किया, दैट दोज पीपल हु आर डबल हर एज हैव ऑल्सो नॉट अचीव्ड दोज मेनी थिंग्स. तो एवलिन ग्लेनी ने मतलब इतना कुछ अचीव किया कि उतना जो है उसके एज के डबल एज्ड जो लोग हैं, मतलब जो उसके उम्र के दुगने लोग हैं और जो मतलब बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं, जिनके अंदर कोई कमी नहीं है, जितना वो अचीवमेंट नहीं जिनको मिला उससे ज़्यादा अचीवमेंट जो है एवलिन को मिला. एंड सी हैड गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली. एंड दोज मेनी अवार्ड्स एज एवलिन हैज़ डन, और बहुत सारे अवार्ड मिले जैसे कि एवलिन को मिला ही है. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और क्योंकि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जो है काम किया था, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में काम किया था, तो जनरली जो परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ड्रम हुआ, जाइलोफोन हुआ, उनको जो है दे आर प्लेस्ड एट द बैक एंड ऑफ द ऑर्केस्ट्रा के पीछे जो है रखा जाता है. मतलब ऑर्केस्ट्रा में वो जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अक्सर किसी साइड में होते हैं या कहीं पीछे वो अरेंज किए जाते हैं. लेकिन एवलिन ने जब भी परफॉर्म किया है, सोलो परफॉर्मेंस दी है, सी गिव्स स्पेशल परफॉर्मेंस विद दीज परकशन इंस्ट्रूमेंट. वो इन सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट के साथ में वो परफॉर्मेंस देती हैं. द परकशन इंस्ट्रूमेंट हैव कम इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. और जो परकशन इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमेशा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के एकदम बिल्कुल स्टेज में सामने दिखाई देते हैं, ना वो मतलब वो कहीं साइड में नहीं होते. वो सारे जो है म्यूजिशियंस जो प्ले करते हैं, जो परकशन को मतलब जो ड्रम बीट करते हैं या जो जाइलोफोन प्ले करते हैं, वो कहीं साइड में नहीं होते हैं, कहीं मतलब स्टेज के पीछे नहीं होते हैं, बल्कि वो फ्रंट पे आकर के प्ले करते हैं और एवलिन जो है वहाँ पर सोलो परफॉर्मेंस देती हैं. सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can't do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और एवलिन की जो स्टोरी है ये क्या इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, जो फिज़िकली इम्पेयर्ड होते हैं, जो फिज़िकली जो है चैलेंज्ड लोग होते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है ये. दे फील दैट इफ़ एवलिन कैन अचीव हर ड्रीम्स, और वो ये फील करते हैं कि अगर एवलिन जो है अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकती है. एंड सी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ प्लेजर टू हर ऑडियंस, और अपने ऑडियंस को बहुत सारा प्लेजर दे सकती है बाय प्लेइंग सच अ गुड म्यूज़िक, अपने अच्छे म्यूज़िक को प्ले करके. तो क्यों वो नहीं कर सकते हैं जो फिज़िकली इम्पेयर्ड है. तो वो काफ़ी जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्पायर करती हैं. मीन्स सी गिव्स द प्लेजर टू मिलियंस, बहुत सारे लोगों को जो है वो एक प्लेजर देती हैं. दिस वे वी हैड कम टू एंड ऑफ द स्टोरी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द point wise summary and the detailed summary of this story. Thank you for watching.